हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने 2 घंटे पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इन 15 के 15 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, जिसमें क्लास लास्ट क्वेश्चन 2 था वो न्यूमेरिकल था, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सारे के सारे क्लास फॉर्मूले की न्यूमेरिकल जितने भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक डाल दूंगा। जितने भी न्यूमेरिकल एडीएएस से हैं, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी और नेशनल इनकम मैं करा चुका हूँ क्लास, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बाकी जो 14 क्वेश्चंस थे वो थ्योरी क्वेश्चंस थे और आपको कम से कम मैंने कहा था 2 घंटा देना ही देना है। लेकिन कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम, जैसा मैं जानता था आएगी आई, उनको ढूंढने में कि सर जैसे इस वाले टॉपिक को कौन सी वीडियो में देखिए, फिर वीडियो खिसका के आगे पीछे करो, बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन पूरे 14 के 14 टॉपिक को कंपाइल कर रहा हूँ। तुम्हें ये वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, पूरी की पूरी क्लास आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे इंश्योर करना है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो क्लास मैं इसे क्लास अच्छे से अपनी ओन लैंग्वेज में बनाकर लिख सकूं। आएगा सारा यही 15 का 15 क्वेश्चन ही, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछेगा और आपको उसे समझना पड़ेगा। उसके बाद एमसीक्यू भी, आपको पता है 20 तो एमसीक्यू ही हैं। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लास आप इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा बहुत अच्छे से A to Z रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास अपनी नोटबुक लेके बैठ जाओ आराम से। क्लास एक एक कॉन्सेप्ट को हो सके तो नोट डाउन कर लेना, जहां समझ ना आए क्लास वहां पे अच्छे से लिख के रख लेना, ताकि क्लास बाद में आप मुझे कमेंट में करोगे तो मैं उसे लाइव आके भी आपको समझाने को तैयार हूं। क्लास में सारी चीजें करने को रेडी हूं। इस टाइम पे आप लोगों के लिए दबादब वीडियोस बन रही हैं, आ रही हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बस आपका पेपर अच्छे से हो जाए और डेफिनेटली अच्छा जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पूरा का पूरा 15 के 15 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, पहले नेशनल इनकम, फिर एडीए मनी बैंकिंग, फिर एडीएएस, फिर बजट, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक एक करे क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक निकाल के रेडी हो जाओ और वीडियो एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और आपको अच्छा लगे तो अपने एक एक दोस्तों को शेयर करना। क्लास मैं नहीं चाहता एक भी कॉमर्स का बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे, बिकॉज यहाँ पे क्लास उसका पूरा का पूरा वीडियो आंसर्स है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक टॉपिक को। जो 15 टॉपिक मैंने आपको दिए थे, जो क्वेश्चंस आपको दिए थे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता तो बता दूं। नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, जीडीपी वेलफेयर के एक्सेप्शन, ये थे नेशनल इनकम में। मनी के अंदर मनी सप्लाई और मनी सप्लाई का M1। बैंकिंग के अंदर क्लास सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। एडीएएस के अंदर क्लास एसआई अप्रोच, एडीएएस अप्रोच, और इसके अलावा एडीएएस चैप्टर के अंदर क्लास सबसे इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग, ये हमने देखा। उसके बाद क्लास हमने जो मनी मतलब कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, बजट में ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का डिफरेंस, और इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट और ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस, और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से। साथ में क्लास मैंने आपको इसके रीजन वगैरह बता दिया, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, इक्विलिब्रियम मतलब फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा मैनेज फ्लोटिंग भी अच्छे से करके जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया लाइन बाय लाइन क्लास 14 to 15 टॉपिक्स, इसको लाइन बाय लाइन वीडियो से क्लास यहाँ पे आप कवर करोगे। तो लेट्स स्टार्ट, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, यानी कि इनकम का सर्कुलर फ्लो। जहां से इनकम आती है वापस वहीं पे चली जाती है। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, तनख्वाह लेके आता हूं, मेरी इनकम आती है, मैं उसी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को खरीद लेता हूं और मेरी तनख्वाह चली जाती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सारा प्रोडक्ट एक ही कंपनी खरीदो। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो यहाँ पे सारी कंपनी की बात करता हूँ। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो सारे इंडिविजुअल की बात करता हूँ। इसका मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से इनकम जनरेट करते हैं, फिर वापस वहीं पे खर्च कर देते हैं। दिस फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे, जहां पे 2 सेक्टर है। यहाँ पे सबसे पहले हाउस होल्ड है और फर्म है, यानी गवर्नमेंट नहीं है, ना ही कोई एक्सटर्नल सेक्टर है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म फर्म क्या करते हैं, इनकी पेमेंट करती है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। ये इन्होंने किया, फैक्टर सर्विसेज दी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह दिया, फर्म ने इनको पेमेंट कर दी फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पे इनके पास फर्म से पेमेंट आ गई, यानी हम लोगों ने कंपनी में काम किया, अपनी सेवाएं दी और हमें पेमेंट मिली। फिर हम क्या करते हैं, इस पेमेंट से इन्हीं का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो यानी ये लोग हम क्या करते हैं क्लास, गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। देख रहे हो एरो, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं और हमें फ्री में थोड़ी बेचते हैं, हम इनकी पेमेंट करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आप क्या देख रहे हो, इनकम आई, इनकम चली गई सर्कुलरली,
दिस शोज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जीडीपी और वेलफेयर, साल भर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जो भी फाइनल गुड्स बन के तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही देश के लिए अच्छा है। जीडीपी बढ़ रहा है, ज़्यादा सामान बन रहा है, ज़्यादा सामान बन रहा है तो ज़्यादा लोगों को तनख्वाह मिल रही है, ज़्यादा इनकम मिल रहा है तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनका ज़्यादा खर्चा किसी और की ज़्यादा इनकम बनेगी तो ये अच्छा है। लेकिन क्लास यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं वो रियल जीडीपी की बात करते हैं। आगे बताऊंगा रियल जीडीपी क्या है। बट यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है जहाँ पे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जो ज़्यादा सामान बन रहा है वो अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। अमीर के पास 2 गाड़ी थी, आज 4 गाड़ी है, 4 घर थे, अब 8 घर है। गरीब के पास पहले भी घर नहीं था, झोपड़ी में रहता था, वो कच्चे मकान में रहता था, आज भी उसके पास घर नहीं है, कच्चे मकान में रह रहा है। इसका मतलब देश की जीडीपी तो बढ़ रहा है पर समाज का भला कहाँ हो रहा है, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन हथियारों की, आर्म्स, गोला बारूद, हथियार, टैंकर्स, इनके प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं जिससे लग रहा है कि देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, टोटल आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा, वेलफेयर नहीं हो रहा। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, आज भी कंट्री के अंदर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज है, सामान के बदले सामान, लेकिन हम इनको कभी भी जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि क्लास यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जीडीपी जो है किसी कंट्री का वो एक्चुअल है नहीं है, अंडर या ओवर एस्टिमेट हम पता नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। एक्सटर्नलिटीज, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हम जीडीपी में काउंट नहीं करते बिकॉज जीडीपी में सिर्फ वही काउंट होता है जिसकी मनी वैल्यू होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे नेशन पे फर्क डालता है। कंट्री का पॉपुलेशन, ये चिमनीज धुआं छोड़ रही है, बताओ इससे सबका नुकसान है, हम सब बीमार पड़ते हैं, अपना आप सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा इलाज में खर्च कर देते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। हमारे जो इलाज खर्चा इनसे नहीं निकाला जाता। या फिर कोई पार्क तोड़ रहा है, झूले तोड़ रहा है, फिर आप किसी पार्क में जा रहे हो, फ्री में मजे ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लेकिन आप कोई पेमेंट नहीं करते, ये सब वैल्यू एडिशन है लेकिन ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मेथड। नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन मेथड की बात करें, इससे क्या निकलता है, जीवीएमपी या जीडीपीएमपी, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख लो। ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी, और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो चाहे डोमेस्टिक परचेज हो चाहे इंपोर्ट हो, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें कभी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया हुआ है तो इसे तुम सेल्स में ऐड करना, क्योंकि वो क्लास अपने लिए कंज्यूम किया तो हम सेल्स ही मानेंगे। आपने बनाया मार्केट के लिए, एक किसान ने अनाज उगाया खुद रख लिया तो भी सेल्स ही मानेंगे उसको। परचेज ऑफ मशीनरी को इग्नोर करना बिकॉज मशीन इज अ फाइनल गुड्स। और अगर तुम्हें कभी यूनिट्स दिया हो, सेल्स का रेट पर यूनिट दिया हो तो मल्टीप्लाई करके सेल्स का वैल्यू जरूर निकाल लेना। सेल्स पर चेंज स्टॉक को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर तुम्हें कभी ये दोनों दिया हो या फिर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हो तो ये दोनों के सम के बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही एक हिस्सा होता है। सेकेंड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में इनकम मेथड से क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी। आपको सिर्फ 3 कंपोनेंट ऐड करना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। एम्प्लॉयर, ध्यान रखना ये एम्प्लॉई नहीं है, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सोसाइटी। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं दिया, जनरली नहीं दिया होता है, तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट नहीं दिया हो 0, रॉयल्टी नहीं दिया हो 0, इंटरेस्ट नहीं दिया हो 0। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया है तो तुम्हें प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड जो आम जनता को बांट दिया जाता है, और कॉर्पोरेट टैक्स। हम प्रॉफिट में से टैक्स देंगे, पब्लिक को डिविडेंड बांटेंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे ग्रोथ के लिए, दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। तो ये तभी लेना है तीनों को जब प्रॉफिट्स ना दिया हो। अगर प्रॉफिट दिया है तो इसे इग्नोर करना है, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया तो इन दोनों को इग्नोर करना है। थर्ड इज मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं दिया होगा इसको 0 मान लेना। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारा थर्ड और आखिरी मेथड है। इससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। इसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लोगे और चेंज स्टॉक लोगे, तो अपना आप ही तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर ये फिक्स दिया है तो तुम्हें चेंज स्टॉक ऐड करना है, राइट। दूसरा है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें तो आ जाएगा जीडीपी एमपी। फिर तुम्हें जीडीपी एमपी मिल गया, तुम जिसमें चाहो उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कभी नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया गया हो तो साइन को चेंज कर लेना। ओके,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हें दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तुम्हें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो नेट को हटाने के लिए डेप ऐड कर देना, आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, तुम्हें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करना, ये जो फिक्स्ड है इसको हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड कर देना, आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला तुम्हें जानना हो तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये निकालना हो तो बाकी सब गिवन होगा, अगर मान लो नॉमिनल निकालना हो तो रियल और ये गिवन होगा, रियल निकालना हो तो नॉमिनल और ये गिवन होगा, तुम्हारा एक निकल जाएगा इन तीनों में से कोई भी। यही थे मैक्सिमम सारे के सारे फॉर्मूले नेशनल इनकम के। उम्मीद है ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखोगे और यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे। अब बात करते हैं क्लास सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर ही लिए, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमारे पास है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, रिगार्डिंग इनकम मेथड, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को कभी भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुआ होगा तभी वो काउंट हो गया होगा, तो आपको दोबारा इसे काउंट नहीं करना है। दूसरी चीज, कमीशन जो आपने अर्न किया है सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के, वो कमीशन फ्रेश इनकम है तो उसकी कमीशन को क्लास हम काउंट करेंगे, ये नई सर्विस है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, किसी किसान ने अनाज उगाया और अपने पास रख लिया, बेचा नहीं, तो हम उसकी इंप्यूटेड वैल्यू अंदाजा लगाएंगे। तुम बेचते नहीं तो कितने का, अगर तुम बेचते तो कितने का क्लास ये वैल्यू होता, अंदाजा लगा के हम अपने पास उसको काउंट करेंगे। तो सेकंड गुड्स नहीं करना, कमीशन जो है वो करना है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन करना है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड है। चेयर की जो वैल्यू है उसके अंदर लकड़ी की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, सो आपको दोबारा काउंट नहीं करना। ऐसा करते हो तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा नेशनल इनकम का। चेंज स्टॉक को लेना है। और सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, हाउसवाइफ की सर्विस, मदर की सर्विस जो घर पे खाना बनाती हैं, आपको सारा दिन भर का आपके लिए मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से और आपके लिए पैसे भी खर्च करते हैं क्लास, तो वो उनकी जो सर्विस है उनकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, इसलिए उसे हम लोग प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं करते। इनकम मेथड को लगाने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ट्रांसफर अर्निंग, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब फ्री की इनकम है, इसके बदले हम कोई काम नहीं करते, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली क्लास इंडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम काउंट नहीं करेंगे, सरकार को फ्री में मिलता है, सो हम उसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई हुई इनकम, स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग, हवाला, ये सब पैसा क्लास इलीगल एक्टिविटी से कमाया जाता है, सो लॉटरी वगैरह भी क्लास हम काउंट नहीं करेंगे, वो विंडफॉल गेन है, अचानक से हो जाता है विदाउट एनी प्रोडक्शन, विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सो हम उसे भी काउंट नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लास सेकंड हैंड गुड्स है, उसकी इनकम पहले ही काउंट हो गई होगी जो पहली बार सेल हुई होगी। लेकिन उस सेकंड हैंड सेल की गुड्स पे कोई कमीशन अगर मिल रहा है, किसी ब्रोकरेज मिल रहा है, तो हम उसे काउंट करेंगे, क्योंकि वो फ्रेश सर्विस है, नई सर्विस है। क्लास सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर की सेल परचेज को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि वो क्लास फाइनेंशियल एसेट है, वो ऐसा कोई चीज़ नहीं जिससे प्रोडक्शन हो रहा हो, तो क्लास हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन उस सेल्स पे कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज है, तो किसी इंसान ने मेहनत किया और पैसा कमा रहा है, तो उसको हम काउंट करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर, कमीशन ब्रोकरेज तो हर जगह काउंट करना है, हर जगह। ओनर ने अपने मकान में रह रहा है, एक फ्लोर में रह रहा है, एक फ्लोर रेंट दे रहा है, तो उसका जो भी फ्लोर का रेंट है, सेम रेंट हम उसका भी मान के कंसिडर करेंगे, यानी कि नेशनल इनकम में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से ऐड करेंगे। किसान ने अनाज उगाया अपने लिए, हम उसको ऐड करेंगे। आप अपने मकान में रह रहे हो तो हम उसका किराया भी ऐड करेंगे। हम अंदाजा लगाते हैं आप अपने मकान में नहीं रह रहे होते तो कितना किराया देते। ओके, तो हम इसको क्लास इनकम मेथड में काउंट करते हैं, इम्प्यूटेड अंदाजा लगा के। एक्सपेंडिचर मेथड लगाने से पहले कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सेकंड हैंड गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स पे किया हुआ कोई भी खर्चा काउंट नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो फाइनल गुड्स की वैल्यू आएगी उसके अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा भी इंक्लूड होगा। इंक्लूड इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंज्यूमर ओन अकाउंट प्रोड्यूस गुड्स, आपने कुछ चीज़ अपने लिए उगाया है, अनाज आपने अपने लिए उगाया, तो उसको उगाने में जो खर्चा लगा हम उस खर्चे को भी आउट करेंगे, उसको खर्चे को भी क्लास हम इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन मेथड में उसको भी काउंट कर रहे थे हम, उसकी वैल्यू को जो अनाज अपने अपने लगा लिया। एक्सपेंडिचर मेथड में उसके खर्चे भी काउंट करेंगे। डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर अर्निंग को इनकम मेथड में काउंट नहीं किया, ट्रांसफर पेमेंट को एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ, फैक्टर पेमेंट वो है जो काम किया और पैसे कमाया, ट्रांसफर पेमेंट फ्री में मिल गया, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ये सब फ्री में मिल जाता है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर्स पे किया गया हुआ खर्चा हम लोग काउंट नहीं करते, ना ही उनकी इनकम काउंट करते हैं इनकम में, ना ही एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर काउंट करेंगे। बट अगर कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन इस पर दिया गया है तो हम उसकी इनकम को जरूर काउंट करेंगे।
डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर इन सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स पे इनकम हम ऐड नहीं करेंगे, सॉरी सेकेंड हैंड गुड्स पे खर्चा अगर कोई भी हुआ है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उस पर ब्रोकरेज कमीशन का जो खर्चा हुआ है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्लास एक फ्रेश पेमेंट है फॉर द सर्विस purchase. Like expenditure on these goods was accounted only when purchase is new. Including expenditure on second hand goods would mean counting double. तो भैया आप अगर second hand goods पे कोई खर्चा कर रहे हो तो उसको काउंट नहीं करोगे, ना ही इनकम काउंट करोगे, ना ही वो प्रोडक्शन मेथड में कहीं भी काउंट होगा, सिर्फ उसका ब्रोकरेज कमीशन हर जगह काउंट होगा। अब बात करते हैं मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना क्लास, एट अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना स्टॉक कॉन्सेप्ट, द पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आम जनता के पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो डज नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मनी सप्लाई में, सॉरी, मनी सप्लाई में गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता। मनी सप्लाई में सिर्फ वही पैसा इंक्लूड होता है जो आम जनता के पास है। जो पैसा सरकार के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, जो बैंकिंग सिस्टम के पास है वो भी मनी सप्लाई के इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दे आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी। ये दोनों मनी के सप्लायर हैं, मनी के डिमांड नहीं करते, ये दोनों मनी के सप्लायर हैं, तो इनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मनी सप्लाई में जो इंडिविजुअल के पास, जो बिजनेस फर्म के पास पैसा है, सिर्फ मनी सप्लाई के अंदर वही काउंट होगा, वही कंपोनेंट होगा मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट है, M1, M2, M3, M4, पर तुम्हें जो पढ़ना है डिटेल में क्लास वो M1 पढ़ना है। M1 का जो फॉर्मूला है वो है CC, DD और OD विद RBI। CC मतलब करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI, हमारा कुछ पैसा RBI के पास भी पड़ा रहता है। तो इट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान रखना क्लास, मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, जो इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। M1 इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन मनी, M1 को ट्रांजेक्शन मनी या M1 को क्लास हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड। ध्यान रखना क्लास, CC करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट। तो जब भी हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की तो हम इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो बैंकों के पास पैसा है पब्लिक का, हम सिर्फ वही काउंट करेंगे। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास पड़ा हुआ है, इंटर बैंक डिपॉजिट को हम कभी भी डिमांड डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करते। अदर डिपॉजिट मतलब जो पैसा RBI का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, RBI का नाबार्ड के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, RBI का फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, मतलब क्लास इसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। किस किस का डिपॉजिट, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और क्लास यहाँ पे नाबार्ड है। कमर्शियल बैंक का कोई फंक्शन सिलेबस के अंदर नहीं है, एक ही फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कैसे बना देता है, इस चीज को स्टडी करने से पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक RBI को दे देता है, अगर आम जनता बैंकों में पैसा जमा करेगी तो कमर्शियल बैंक उसका फिक्स परसेंट RBI को दे देता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड में, लिक्विड में या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास SLR, उस परसेंटेज को बोलते हैं SLR। और क्लास जो RBI के पास देता है एक फिक्स परसेंट, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अगर मैंने 1000 रुपए बैंक में जमा करे तो बैंक 1000 रुपए किसी और को लोन नहीं दे सकता, बैंक को CRR SLR मेंटेन करना पड़ेगा। और CRR SLR जितना ज्यादा होगा बैंक की लोन देने की कैपेसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पैसा रिजर्व हो गया तो लोन जो देंगे वो बैलेंस अमाउंट देंगे। इसी तरीके से क्लास किसी ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया मान लो, ठीक है, तो बैंक मान लेते हैं LRR 10% है और बैंक लोन दे पाएगी 900 रुपए। फिर 900 रुपए बैंक ने जिसको लोन दिया उस इंसान ने किसी को पे किया, अल्टीमेटली वो पैसा किसी और के बैंक में आ गया, बट है तो वो कमर्शियल बैंक की। यहाँ पे हम SBI, PNB, ICICI, येस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं बात कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं क्लास सारे कमर्शियल बैंक्स की। तो डिपॉजिट 1000 आया, लोन गया 900, जिसको लोन दिया उसने किसी और को पेमेंट कर दिया, क्योंकि जो लोन ले गया तो वो पेमेंट करेगा, कुछ खरीदेगा, राइट। तो अल्टीमेटली दूसरे पर्सन के बैंक, तुम्हारे बैंक से पैसा निकलता है मेरे में आ जाता है, मैं किसी को पेमेंट करता हूँ उसके बैंक में चला जाता है, तो किसी और के बैंक में आ गया 900, उसने खर्च किया क्लास 90%, क्योंकि रिजर्व मेंटेन होगा 10%, 90, 810। थर्ड राउंड में 810 फिर से बैंक के पास आ गया वही अपना पैसा, फिर बैंक ने 81 रिजर्व मेंटेन करके 729 लोन दे दिया, और ऐसा चलते चलते लास्ट में तुम देखोगे कि डिपॉजिट 1000 का 10,000 हो गया। ये 10 गुना कैसे हो गया, इसके लिए एक फॉर्मूला है क्लास डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। जो फॉर्मूला है क्लास डिपॉजिट मल्टीप्लायर का
वो होता है क्लास 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1/10%, 10/100 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 10 टाइम्स। अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो 25% होगा तो 1/25 इंटू 100, आप ऐसा लगा लो फॉर्मूला 1/LRR इंटू 100, तो ये आ गया 4 टाइम्स। और अगर ये LRR 50% हो गया तो ये आ जाएगा क्लास 2 टाइम्स। यानी कि LRR जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई उतना ही कम होगा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का बेसिकली मतलब ये है कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कैसे करता है। तो ये हो गया क्लास 10,000, इसका 10% हो गया 1,000 और बाकी क्लास हो गया 9,000। इस तरीके से कमर्शियल बैंक ने 1,000 रुपए से 10,000 बना लिया क्योंकि LRR 10 टाइम्स है। तो एग्जामिनेशन में तुमको LRR दे सकता है, इनिशियल डिपॉजिट दे सकता है, तुम्हें टोटल डिपॉजिट निकालना होगा या टोटल दे दे, इनिशियल दे दे, तुम्हें LRR निकालना होगा, कुछ भी निकालना हो। 1/LRR तुम्हें पता है कितना गुना, जैसे इसमें हो गया 10 गुना, तो 1,000 का 10 गुना, टोटल डिपॉजिट 10,000, इनिशियल डिपॉजिट 1,000, LRR 10% और डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो हो गया वो 10 टाइम्स हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन की। सो सबसे पहला है नोट छापने का अधिकार। इसे बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो नोट छापता है। हालांकि एक का सिक्का और जो कॉइन्स हैं उसे कौन छापता है क्लास? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे छापता है। इशूइंग अथॉरिटी हो गया। दूसरा है क्लास बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकों को जितने भी सरकार है ना क्लास, सरकार जो भी गवर्नमेंट है, तो बैंकिंग फैसिलिटी उनको कौन देता है क्लास? आरबीआई। तो आरबीआई उनको बैंकिंग फैसिलिटी देता है। ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, सरकार को सलाह भी देता है, सरकार की मदद भी करता है क्रिटिकल सिचुएशन में, मुसीबत के टाइम पे सरकार को हेल्प भी करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। जैसे कोविड टाइम पे क्लास बहुत बड़ा अमाउंट क्लास आरबीआई ने सरकार को दिया था। बैंकों का बैंक, हमारा बैंक, कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, उन पे ऊपर निगरानी रखना, उनका सुपरवाइजर, उनको गाइड करना, उनका सलाहकार, ये सारा काम आरबीआई करती है। लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की बहुत दिक्कत होती है तो आखिरी रास्ता जो बचता है सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखने का काम भी आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखता है सो दैट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एक दूसरे के बैंक का सेटलमेंट का काम जो है वो भी आरबीआई करता है। एक बैंक के पास दूसरे बैंक का कुछ पैसा है तो ये सेटल करने का काम आरबीआई के थ्रू होता है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, या डिफ्लेशन है, डिमांड कम हो रही है, मंदा चल रहा है क्लास, रेट डाउन हो रहा है, उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को स्टडी करने के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को स्टडी करने के लिए दो अप्रोच होते हैं। ध्यान समझना क्लास, देयर आर टू अप्रोच टू स्टडी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम। पहला अप्रोच है एडीएएस अप्रोच, दूसरा अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अंडर एडीएएस अप्रोच में इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम में आती है जब एडी और एएस दोनों आपस में बराबर होगा। अंडर एडीएएस अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम में आएगी जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों बराबर होंगे। सो एडीएएस अप्रोच में एडीएएस के बराबर होगा तब इक्विलिब्रियम में आएगी इकोनॉमी, और सेविंग इन्वेस्टमेंट में जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। तो ये तो क्लास हो गई मोटा मोटी बात कि हाँ भाई एडीएएस में एडीएएस के बराबर होता है तब इक्विलिब्रियम में आएगी इकोनॉमी, और सेविंग इन्वेस्टमेंट में जब एस और आई के बराबर होगा। अब समझते हैं क्या है ये ADAS अप्रोच क्या है। इन दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। ADAS अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तभी अचीव होगा जब अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होंगे। तुम्हें मैं AS का डायग्राम बता चुका हूं, तुमको मैं AD का डायग्राम बता चुका हूं, राइट। अब यहाँ पे देखो कब आएगा इक्विलिब्रियम। AS तो 45 डिग्री से होता है, आपने देखो ये AS बना दिया है ना, ये है AD, थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन जीरो से ऊपर, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ऑटोनोमस कंजप्शन भी होगा। तो जहां पे ये एडी और एएस दोनों बराबर होगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के योग्य हैं, उनके पास काम है। बट डिमांड सप्लाई के बराबर है यानी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम है। तो ये हो गया एडीएएस, ये हो गया क्लास एडी, ये एएस जहां पे इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट को, और नीचे क्लास ये जो वाई है इसी वाई को क्लास क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे स्केड्यूल वैसे तो मैंने सी प्लस आई दोनों को जोड़ के एडी निकाला है, ठीक है, और C प्लस एस को जोड़ के AS निकाला है। बट सच कहूँ तो आप अगर इतना डिटेल में नहीं लिखना चाहते C प्लस आई, आप सीधे AD और AS लिखना चाहते हैं, तो देखो जो Y है ना 100, 200, 300, 400 एंड 500, Y ही AS है। आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने, AS का फॉर्मूला C प्लस एस है, Y का फॉर्मूला भी C प्लस एस है।
सो ए एस वाई के बराबर है, राइट। ए एस जो है वो वाई के बराबर है। ये है क्लास आपका अग्रीगेट सप्लाई, ओके, और ये है वाई, दोनों बराबर है। और एडी तो बढ़ता जाता है, 200, 250, 300, 350, 400। तो जहां पर एडी एएस दोनों आपस में बराबर है, देखो यहाँ पे एडी भी 300 है, एएस भी 300 है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, वेयर अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। जहां पे एडी और एएस दोनों बराबर है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। चलो अब देखते हैं क्लास एडी एएस के बाद एसआई अप्रोच। हाँ देखो, एडी और एएस अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इफ एडी इज इक्वल टू एएस, अगर एडी और एएस दोनों आपस में बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। बट अगर एडी ज्यादा है एएस से, तब क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई, राइट। व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड। अगर अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और जो सप्लाई है वो कम है। व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस। तो इकोनॉमी में जितना सप्लाई होना चाहिए था उससे वो कम है। प्रोड्यूसर्स नीड्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, अब डिमांड ज्यादा आ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज्यादा सामान बनाएंगे इकोनॉमी के अंदर। एग्जिस्टिंग स्टॉक सारा का सारा बिक गया, प्रोड्यूसर वुड सफर फॉर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ये 3 पॉइंट बेस्ट है लिखने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंस इफ अग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स अग्रीगेट सप्लाई। इसको एक्सेस डिमांड भी आप कह सकते हो कि ये एक्सेस डिमांड है जहां पे अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है अग्रीगेट सप्लाई से। तो इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, अगर अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एएस से तो डिमांड ज्यादा है, तो एग्जिस्टिंग माल सारा बिक चुका है, तो हमें फर्दर प्रोडक्शन करना चाहिए और मोर प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है वो बिक चुका है। अब अगर एडी कम है, उल्टा है ना, when AS is more, AS more है, AD कम है, then flow of goods and services वो exceed है their demand। तो जो डिमांड हो रही है उससे ज्यादा तुम सप्लाई कर रहे हो, उससे ज्यादा सामान बना रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा होने लग रहा है, बाहर कोई नहीं खरीद रहा, तुम बनाए जा रहे हो, तो प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, कुछ माल नहीं बिकेगा और उसको स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्लास कट इन प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी। कॉन्सिक्वेंटली एएस वुड रिड्यूस एंड बिकम्स इक्वल टू एडी। अग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा क्लास, एएस कम हो जाएगा और फिर एडी के बराबर हो जाएगा। अगर आप सप्लाई को थोड़ी कम कर दोगे यहाँ पे तो एएस कम हो जाएगा और एडी एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ डिमांड को अगर आप डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई को बढ़ा दोगे तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, राइट। तो अगर एडी एएस के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। डायग्राम आपको बता, पेपर में डायग्राम जरूर बनाना, स्केड्यूल एक बार को मिस कर गए लेकिन डायग्राम जरूर बनाना पेपर में अगर आपसे ये एडी एएस अप्रोच पूछता है तो, राइट। नेक्स्ट SI approach, saving investment approach. In saving investment approach, economy level, equilibrium level is attained at a point where S is equal to I. तो ये S जो है प्लान सेविंग है, अपकमिंग ईयर में जो सेविंग होने वाली है, और जो I है इन्वेस्टमेंट वो है क्लास अपकमिंग ईयर में जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है। अंडर SI अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन S is equal to I, when savings इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम लेवल अटेन किया जाएगा, राइट। तो ये क्लास Y है, ये S है, ये I है। तो S शुरू में नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव। आप अपने मर्जी से भी आप स्केड्यूल बना सकते हो, थोड़ा सा देखो समय देना पड़ेगा, इतना बड़ा चैप्टर है ये, आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा, तभी सीखोगे, तभी 12 नंबर पूरे मिलेंगे। आप अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, बस शुरू में माइनस लेना, लाइक -5, फिर -3, फिर 0, फिर 4, फिर 8, ऐसा करके। और इसको आई को एक ऐसा नंबर ले लो जो क्लास यहाँ कहीं ना कहीं क्लास हो एस के अंदर, तभी तो एस आई के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्लास 200, तो at 200 level of income, economy is in equilibrium because 200 level of income पे S जो है वो I के बराबर है। तो अब तुमने डायग्राम बनाया, ये रहा S, ठीक है, सॉरी S तो माइनस है फिर पॉजिटिव है, ये I है, ये रहा I क्लास, ये इन्वेस्टमेंट है और ये S है, ओके। और यहाँ पे क्लास इक्विलिब्रियम है, ये लेवल ऑफ आउटपुट इनकम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, देखो अगर ADAS के बराबर है
तो अपने आप ही सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, कहने की जरूरत नहीं है। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एस का फॉर्मूला सी प्लस एस, सी सी कैंसिल। तो अगर एडी एस के बराबर है, इट मींस जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अगर अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल है, तो भाई सीधी सी बात है, जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं ना, यहाँ पे देखो जरा तुम एक बार इसको, चलो एनालाइज करो। अभी तो मैंने तुम्हें अलग अलग दिखाया था, अब मैं तुम्हें एक साथ एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ दोनों का, राइट। तो ये हो गया ए डी ए एस, यहाँ मान लेते हैं एस आई, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये जीरो, ये माइनस वाई यानी वाई डैश कह लो इसको, और ये हो गया एक्स, ठीक है। तो अब ये रहा क्लास ए एस 45 डिग्री से, और ये रहा ए डी। तो ए डी ए एस जहां बराबर है, यहां पे तुम्हें वहीं पे एस बी आई के बराबर होगा, ओके। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल, ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल जहां पे ए डी ए एस के बराबर है। उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे यहां तुम आई निकाल लो, ये हो गया क्लास एस और ये हो गया आई। एक सेकंड, ऐसे नहीं, हाँ ये हो गया क्लास। उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम दिखाना है, तो एस को थोड़ा सा ऐसे बनाओ। जहां पे आप देखोगे ना ऊपर एडीएएस बराबर है, उसी पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बराबर होना चाहिए। ये सेविंग है, तो आप देखो उसी पॉइंट पे जहां एडीएएस के बराबर ये आई है, तो जहां पे एडीएएस के बराबर है उसी पॉइंट पे जो है वो सेविंग भी इन्वेस्टमेंट को कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों पॉइंट आपस में बराबर है, एडीएस, यहाँ भी एस और आई बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे लिखोगे एडीएस, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, ये एस और आई। सो अगर एडीएस के बराबर है तो पक्की बात है क्लास, सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। डन। वीडियो पॉज करके लिख लो, वो अलग अलग बनाया था, यहाँ मैंने एक ही डायग्राम में दिखा के बनाया ऊपर और नीचे करके, कि जहाँ एडीएस के बराबर होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एसबीआई के बराबर होगा, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो ये स्केड्यूल हो गया, ये डायग्राम हो गया, ये मीनिंग हो गया। एडीएएस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगा, इसके दो अप्रोच हैं, एडीएएस और एसआई। एडीएएस में एडीएएस के बराबर होगा, एसआई में सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। क्लास आई बात समझ यहाँ पे। अच्छा, अगर अब एस और आई दोनों बराबर हैं तो इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम में है, अगर एस और आई दोनों बराबर हैं। बट क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ एस इज ग्रेटर देन आई। देखो एस का मतलब है सेविंग्स, लोग बचत कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, और आई का मतलब है क्लास इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर लोगों ने पैसा बचाना ज्यादा स्टार्ट कर लिया, सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर तुम प्रोडक्शन ज्यादा करोगे या कम करोगे। लोग पैसा बचा रहे हैं, दे आर नॉट अग्री टू एक्सपेंस करने के लिए तैयार नहीं है, वो पैसे बचा रहे हैं। What happens if savings is greater than investment? अगर सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इफ सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग्स जो है वो ज्यादा है तो होगा क्या, तो इसका मतलब क्या है, लोग पैसा ज्यादा बचा रहे हैं तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, राइट। इट इंप्लाइज दैट व्हेन प्लान सेविंग्स इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, इट इज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी वुड बी रिमेन लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट। ध्यान समझना, अगर सेविंग्स लोग ज्यादा कर रहे हैं, इट मींस ओवरऑल एक्सपेंडिचर लोग खर्च इतना नहीं कर रहे जितना क्लास इकोनॉमी में होना चाहिए। सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड, कुछ माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि क्लास इस सिचुएशन में एएस ज्यादा है क्लास एडी से, अग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा है, डिमांड कम है ना, तो कुछ माल बिकेगा ही नहीं। एंड प्रोड्यूसर वुड हैव अनडिजायर्ड स्टॉक, बिना मतलब का तुम्हारे पास माल इकट्ठा हो जाएगा। टू क्लियर देयर अनवांटेड स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड नाउ प्लान लेसर आउटपुट, तब तक जब तक कि एसआई के बराबर ना हो जाए। तो प्रोड्यूसर जो है वो लेसर आउटपुट बनाएगा, आउटपुट कम बनाएगा ताकि एसआई के बराबर आ जाए। तो व्हाट हैपेंस इफ एस इज ग्रेटर देन आई, तो तब आप क्लास ये वाला लिखोगे। सेविंग ज्यादा है, लोग बचा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम कर दो। यहाँ सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लोग खर्च करने को तैयार हैं। भाई एडी का ही तो पार्ट होता है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, खर्च करने को तैयार हैं, तो फिर आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो तेजी से, क्योंकि लोग खर्च करने को रेडी हैं। इट इंप्लाइज दैट प्लान सेविंग इज लेस
then plan investment into the circular flow of income. Accordingly, overall expenditure in the economy would turn out to be greater. लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं जितना हम सोच रहे थे. Here the producer would suffer loss of unfulfilled demand. यानी कि डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हो. टू मैनेज द सिचुएशन प्रोड्यूसर नाउ प्लान हायर आउटपुट. तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में बराबर ना हो जाए. एक्सिस डिमांड डेफिशिएट डिमांड को बेसिकली किन किन चीजों से कंट्रोल किया जाएगा ताकि एक्सिस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड ना हो, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो. तो व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट एक्सिस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. एक्सिस और डेफिशिएंट डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेजर्स हैं. पहला है फिस्कल मेजर, दूसरा है मॉनेटरी मेजर. ये जो मॉनेटरी मेजर है ये किसका है क्लास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. और जो ये फिस्कल मेजर है ये किसका है क्लास, गवर्नमेंट का. ध्यान रखना, मॉनेटरी मेजर आरबीआई का वही है जो आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शन में पढ़ा था. सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उसके जो फंक्शंस थे उसके अंदर एक फंक्शन था क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, जो कि आपने मनी बैंकिंग के अंदर पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर में. सेम टू सेम, नथिंग चेंज, बिल्कुल सेम है जो आपने बैंकिंग में पढ़ा था, वहां भी आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था. लेकिन आज जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी पे. हालांकि मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले भैया मनी बैंकिंग में जाके आप ये पोर्शन बैंकिंग से भी कर सकते हो, वहां पे भी है और यहाँ पे भी है. किसी से भी सकता है, वहां से भी और यहाँ से भी. सच कहूँ तो यहाँ से आने के थोड़े से चांस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहाँ की कंपैरिजन, बट कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है. तो आप एक ही कॉन्सेप्ट वहाँ से देख सकते हो, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है. बट मैं आपको क्विक रिवीजन जरूर दूंगा ताकि जिन्होंने ना देखा हो या फिर जिनको थोड़ा बहुत भूल गए हो वो भी अच्छे से कवर हो जाए, राइट. बट सबसे पहले फिस्कल मेजर देखते हैं. फिस्कल मेजर का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कंट्री में डिमांड ज़्यादा है, एक्सिस डिमांड है. अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्सिस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, या तुमसे पूछे ओवर एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, या कोई तुमसे पूछे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, या कोई तुमसे पूछे इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे फुलफिल करना है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए क्लास एक ही आंसर होगा, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी. इसका उल्टा डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन, वहां पे हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करके पढ़ा था जब हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा था. अब यहाँ पे इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सिस डिमांड करके. जहां पे डिफ्लेशन पढ़ा था वहां पे अपवर्ड क्या यूज करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड. पर कॉन्सेप्ट रूल सब कुछ एक ही है, राइट. तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि फिस्कल मेजर जो किसका है क्लास, गवर्नमेंट का है. इसमें कंट्रोल कौन करते हैं, गवर्नमेंट. इट रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सिस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. तो यहाँ पे दो इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा. तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी. तो मैं तुम्हें क्लास लिख के अच्छे समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है. तो सबसे पहला एक क्लास टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार टैक्स डिसाइड करती है. सो टैक्सेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन पॉलिसी की, तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, अगर कंट्री के अंदर एक्सिस डिमांड है, अगर कंट्री में लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है. जैसे ही टैक्स रेट बढ़ जाता है क्लास, तो जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो अपने आप ही कम हो जाता है, सामान महंगा हो जाता है, लोग डिमांड करना कम कर देते हैं. सब नहीं तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जिनको इस महंगाई से फ़र्क पड़ता है, वो डिमांड कम करेंगे. और ये तब तक चलेगा क्लास जब तक कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो जाए. और कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो इस टैक्स रेट को कम कर दिया जाता है ताकि चीज़ें सस्ती हो जाएं और लोग ज़्यादा डिमांड करें. लोग अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे और डिमांड पहले से कम था, डेफिशिएंट डिमांड, अब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो एडी और एएस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. तो इस टैक्सेशन पॉलिसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि वो एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है. सेकेंड जो है क्लास यहाँ पे है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इसे हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहेंगे या फिर इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स. सरकार जो खर्चा करती है जनता की भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए, ये उसकी बात करेंगे. तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है
अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कंट्री के अंदर लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है क्लास, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, किस पे? पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो सरकार जो पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चा कर रही है ना, वो सरकार के लिए खर्चा है, लेकिन जनता के लिए तो वो इनकम है। तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चे कम कर देती है। जब सरकार पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चे कम करेगी तो लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, और ये तब तक हो जाएगी, तब तक करेंगे इसको जब तक कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना आ जाए। दूसरा है क्लास डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, पहला है एक्सेस डिमांड, दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में सरकार ने अपने खर्चे कम किए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गया, और डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड कम होती है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है। देखो, एक्सेस डिमांड में सरकार अपने खर्चे कम करेगी, जबकि डेफिशिएंट डिमांड में सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी। तो जब सरकार का खर्चा, लोगों की इनकम बनेगी, भाई सरकार कोई भी खर्च करेगा, अगर अमाउंट सरकार खर्च करती है तो आम जनता की तो वो इनकम बनती है, तो क्लास एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो एडी और एएस दोनों क्या है क्लास, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, राइट। तो ये दोनों है क्लास फिस्कल पॉलिसी। यहीं पे क्लास मैंने बता रखा है कि देखो, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, देखो क्रेडिट को लिमिट कर दी जाता है, पब्लिक के पास तक पैसा मत पहुंचने दो। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है एक तो, और दूसरी बात टैक्सेस को सरकार बढ़ा देती है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो सरकार एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड में, डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप में एक्सपेंशनरी, टैक्सेस कम कर देती है ताकि लोगों के पास सामान सस्ते में पहुंचे, और गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है जनता के पीछे। ओके, तो ये हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी। आई होप आप सब लोग फिस्कल पॉलिसी अच्छे से समझ गए। तो यही है क्लास, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेम पॉइंट refers to expenditure of government on public welfare work such as construction of road, dam, bridges, expenditure on education, defense, maintenance of law, etc. to correct the situation of excess demand. आप पेपर में लिखोगे कैसे, ऐसे, to correct the situation of excess demand, government reduces all expenditure so that less income is generated in economy and consequently AD will be less as required to correct excess demand, right? To correct the situation of deficient demand, government increase their all expenditure, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी ताकि लोगों की इनकम ज्यादा बने, और कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होगा, एडी बढ़ जाएगा, क्योंकि एडी जो है वो कम हो जाएगा, राइट। मतलब यहां पे एडी को क्या करना है, कम करना है, यहाँ एडी को बढ़ाना है। ये डिफ्लेशनरी गैप है, डेफिशिएंट डिमांड है, यहाँ एडी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे सरकार खर्चे बढ़ाएगी ताकि एडी बढ़ेगा, यहाँ पे सरकार खर्चे कम करेगी ताकि एडी कम होगा। दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी, बहुत सिंपल सा पेमेंट है, टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा तो इन्फ्लेशन यानी एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा, टैक्स रेट घटाया जाएगा तो डिफ्लेशन यानी कि डिफ्लेशनरी डिमांड कंट्रोल, डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल होगा या डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगा। टैक्सेस आर द compulsory payment made to the government under any law by increasing tax burden on household, the producers government reduce the purchasing power in the economy. On the other hand, by lowering the tax burden, the government increasing the purchasing power. Purchasing power का मतलब पैसा, भाई purchasing power क्या है, पैसा ही तो है, उसी से खरीदते हो ना चीजों को। तो इन्फ्लेशन अगर है, एक्सेस डिमांड है, टैक्स रेट ऊपर, डेफिशिएंट डिमांड में टैक्स रेट नीचे। अब आते हैं अपने मॉनेटरी मेजर्स पे। देखो, फिस्कल मेजर हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, अब आएंगे मॉनेटरी मेजर में, जो हमने पढ़ा था क्लास मनी बैंकिंग के अंदर, यानी कि बैंकिंग के अंदर हमने लास्ट पोर्शन में यही पढ़ा था। थोड़ा सा मैं क्लास को एक रिवीजन दे देता हूँ, आप अच्छे से समझ लो। देखो, जो मॉनेटरी मेजर है, कंट्रोल किसके द्वारा होता है, आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई द्वारा कंट्रोल है, तो यहाँ पे दो मेजर्स है, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो ये रहे क्लास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और ये है क्लास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट बस 4 आइटम है। सबसे पहला बैंक रेट और रेपो रेट, दूसरा है CRR SLR, और तीसरा है क्लास LRR लीगल रिजर्व रेशियो। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये है रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो ये है क्लास आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट्स। और ये क्वालिटेटिव मेजर्स कौन कौन से, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन और क्रेडिट रेस्टिंग। तो हमें 7 के 7 पॉइंट एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं क्लास, तब हम इस सेशन को एंड करेंगे, राइट। चलो, अब सब लोग ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, नेक्स्ट 15 मिनट्स प्लीज अच्छे से एकदम, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, जहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है। मतलब ये बहुत इफेक्टिव है क्वांटिटेटिव मेजर्स। सबसे पहला बैंक रेट, तो बैंक रेट कह लो या रेपो रेट कह लो, ये होता क्या है? ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक से लोन लेती हैं, या आप कह लो ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है। किसको लोन देता है क्लास? कमर्शियल बैंक को। तो अगर आपको एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी क्लास? अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही बैंक रेट बढ़ जाएगा या रेपो रेट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ना वो भी बढ़ जाएगा। जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ेगा, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जिस रेट पे जनता लोन लेती है कमर्शियल बैंक से। हम लोग, आप लोग जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना हो तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो अमाउंट ऑफ लोन जो है ना, वो लोग क्या करेंगे? कम लेंगे। भाई महंगा अगर ब्याज है तो लोन कौन लेगा? लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, राइट, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो ये, और कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगी क्लास? डेफिशिएंट डिमांड में बैंक रेट को कम। जैसे ही बैंक रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम। भाई बैंक रेट अगर कम हो गया, आरबीआई बैंक रेट कम कर देगी, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन देगी, तो कमर्शियल बैंक जनता को भी सस्ते रेट पे लोन देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो अमाउंट ऑफ लोन है ना, वो लोग ज़्यादा लेना स्टार्ट करेंगे। और जब वो लोन ज़्यादा लेना स्टार्ट करेंगे तो उनका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो एक्सिस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को कम करना था, क्योंकि एक्सिस डिमांड पहले से था। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम था, डिमांड को बढ़ाना था, हमने डिमांड को बढ़ा दिया। और ये तब तक करेंगे जब तक एडीएस के बराबर ना आ जाए। अगला है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है क्लास? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट। जैसे ही कोई जनता कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करती है तो कमर्शियल बैंक उसका एक फिक्स परसेंट आरबीआई को दे देता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट आरबीआई अपने ही पास रखता है, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR एंड SLR। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड, अच्छा एक बात और, ये जो दोनों है ना, CRR और SLR, ये जो दोनों हैं, ये बैंकों को जनता को लोन देने से रोकती है। भाई अगर आप रिजर्व बनाओगे तो आप लोन कम दे पाओगे, और रिजर्व कम बनाओगे तो लोन ज़्यादा दे पाओगे। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो आरबीआई चाहता है कि आप लोन मत दो किसी को। तो एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए CRR एंड SLR को बढ़ा दिया जाता है। टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड, CRR एंड SLR को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही CRR SLR बढ़ जाएगा, लोग, बैंक जो है वो लोन कम दे पाएगा, और लोन अगर कम देगा तो लोग डिमांड करेंगे कम, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। सो अगर आपको एक्सिस डिमांड कंट्रोल करना है, एक्सिस डिमांड अगर इकोनॉमी में है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। टैक्स रेट तो देखो आप बढ़ाओगे ही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कम करोगे, लेकिन साथ में आप क्या कर सकते हो? CRR SLR को भी बढ़ा सकते हो। और टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो फिर आप क्या कर सकते हो? CRR एंड SLR को कम कर सकते हो। जैसे ये कम होगा तो बैंक लोन ज़्यादा देंगे और एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका बिल्कुल उल्टा होता है वो। तो अगर आप एक अपनी लैंग्वेज बना के लिख सको अच्छे से, तो दूसरा भी आप आराम से लिख लोगे, नॉट अ बिग डील, राइट।
तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो सलाहकार है आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर है, सॉरी, गवर्नमेंट का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट का है, सलाहकार गवर्नमेंट का है, राइट, गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज को आरबीआई जनता को बेचता है सरकार के बिहाफ में, राइट। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, और सरकार को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई पता है क्या करेगी? आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। तो इन्फ्लेशन में, एक्सिस डिमांड में, इन्फ्लेशनरी गैप में, एक्सिस ओवर एम्प्लॉयमेंट में आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचती है पब्लिक को। आरबीआई सेल सिक्योरिटी पब्लिक, ठीक है। तो आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी बेचेगी तो पब्लिक पेमेंट करेगी। सरकारी शेयर्स कौन नहीं खरीदना चाहता, सरकारी नौकरी कौन नहीं पाना चाहता, उसी तरीके से तो पब्लिक क्या करेगी? अपना पैसा निकालेगी बैंकों से। पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक्स। और कौन से बैंक में पब्लिक का पैसा जमा पड़ा है मुझे बताओ? पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा निकाल लेगी, तो कमर्शियल बैंक बेचारे लोन कम दे पाएंगे। कमर्शियल बैंक लोन कम देंगे अगर, तो जो डिमांड होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्लास इस तरीके से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब इसका उल्टा, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे तो आरबीआई उल्टा स्टेप लेगी। आरबीआई अपने ही सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी और पब्लिक को पैसा दे देगी ताकि पब्लिक खर्च कर सके। आरबीआई परचेज सिक्योरिटी, देखना ये सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मनी बैंकिंग में भी पढ़ाया था, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है। आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई पब्लिक से सिक्योरिटी खरीद लेगी और पब्लिक को पैसे देगी। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू कमर्शियल बैंक। पब्लिक पैसा जमा करेगी कहाँ पे? कमर्शियल बैंक में। भाई सीधी सी बात है, पब्लिक कहाँ जमा कर सकती है पैसा? पब्लिक का अकाउंट कहाँ पे है? कमर्शियल बैंक में। सो पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू कमर्शियल बैंक। फिर कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? लोन ज़्यादा देंगे। और कमर्शियल बैंक अगर लोन ज़्यादा देंगे तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ जाएगा। तो एक्सिस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड कम करना है, डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव मेजर है जिससे आरबीआई ऐसा करती है। ओके बेटा, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास। यहाँ पे नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपना सरप्लस पैसा दे देगा। आप लोन जैसा समझ लो, बट एग्जैक्टली लोन तो नहीं होता क्योंकि ये बिहेवियर और नेचुरल, मतलब बिहेवियरल नहीं है, ये नेचर नहीं है इनका, इसलिए नहीं बनी कमर्शियल बैंक। बट कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास भरपूर पैसा होता है, सरप्लस फंड से कमर्शियल बैंक, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए कमर्शियल बैंक ये पैसा आरबीआई को दे देता है, वहां से कुछ उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर कंट्री में, अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, तो करेगी क्या क्लास? इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी, राइट। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, होगा क्या क्लास? बैंक जो है वो जनता को लोन ज़्यादा देगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक जो है वो लोन ज़्यादा देगी जनता को ना। एक मुझे बात बताओ, पहले कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा था, आरबीआई के पास पैसे जमा कर रहा था, आरबीआई ब्याज अच्छा खासा नहीं दे रहा, तो होगा क्या? तो लोन जो है वो जनता को ज़्यादा मिलेगा, फिर वो आरबीआई को ना दे के आम जनता को लोन ज़्यादा देंगे। अगर लोन ज़्यादा होगा तो एडी ज़्यादा होगा। और इसका उल्टा, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो होगा क्या? रिवर्स रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को हम क्या कर देंगे क्लास? बढ़ा देंगे। तो आरबीआई क्या करेगा क्लास? एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। एक्सिस डिमांड, अच्छा सुनो क्लास, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। भाई देखो,
एक्सिस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो लोन कम देना है, लोन ज्यादा नहीं देना, लोन कम देना है, ठीक है। लोन कम देने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो डिमांड कम होगा, राइट। यहाँ पे क्या डेफिसिट डिमांड का लिख दिया था गलती से, ये एक्सिस डिमांड का है। रिवर्स रेपो देखो, जो रेपो रेट का है सेम वही रिवर्स रेपो रेट का है। अगर एक्सिस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगी, सोचिए सारा का सारा लोन हमें दो आप, है ना। आरबीआई क्या बोलेगा, आप लोन हमें दो, जनता को मत दो। तो लोन तो तभी देंगे ना क्लास, जब ब्याज ज्यादा देंगे तभी तो लोन आपको देंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है क्लास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन ज्यादा देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्याज उनको ज्यादा मिलेगा, तो वो लोन ज्यादा देगा। तो वो जनता को लोन फिर कम देगा, लोन टू पब्लिक, लोन को ये जो लोन की बात कर रहा हूं ना, वो आरबीआई को ज्यादा देंगे, जनता को कम देंगे। जनता को कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम। और डिफिशिएंट डिमांड अगर कंट्री के अंदर है, डेफिशिएंट डिमांड यानी कि लोग डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है कि ठीक है हम तुम्हें ज्यादा ब्याज नहीं देंगे। तो कमर्शियल बैंक यही पैसा फिर आरबीआई को तो देगी नहीं, क्योंकि आरबीआई कम ब्याज दे रहा है, तो ये जनता को देगी, राइट। तो जनता को लोन जो है वो ज्यादा देने लग जाते हैं, तो जनता डिमांड ज्यादा करती है। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम था, उसे क्लास बढ़ाना था। एक्सिस डिमांड में डिमांड ज्यादा है, उसे कम करना है, राइट। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव हो गया, अगला है क्वालिटेटिव मेजर्स। अब जो ये क्वालिटेटिव मेजर्स है, ये बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या होता है क्लास मार्जिनल रिक्वायरमेंट? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो बैंक मुझे 10 लाख का लोन 10 लाख की प्रॉपर्टी पे कभी नहीं देगा, बैंक मुझे कम देगा, 60% 70% लोन देगा, राइट। तो क्यों? क्योंकि बाकी जो डिफरेंस है वो मार्जिन रखा जाता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 6 लाख का लोन, तो मार्जिन कितने का हो गया क्लास? 4 लाख का। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यहां पे टू कंट्रोल, अच्छा ये मार्जिन जो है ना बैंकों को लोन देने से रोकता है, ये रिजर्व की तरह है, राइट। ये डेफिशिएंट, ये रिजर्व की तरह है, जैसे सीआरआर एसएलआर था ना लोन देने से रोकता था, ऐसी क्लास है रिजर्व की तरह है। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, 4 की जगह 5 कर देगा, फिर लोन 5 का, ये 6 कर दिया तो लोन 4 का, ये 7 कर दिया तो लोन 3 का। तो आप ध्यान रखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना बढ़ेगा उतना ही बैंक्स लोन कम, और जितना लोन कम उतना एग्रीगेट डिमांड कम, लोन कम तो डिमांड कम, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशन या अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर प्रॉब्लम है, तो आरबीआई मार्जिन को क्या कर देगा क्लास? कम। जैसे ही मार्जिन कम होगा तो बैंक लोन ज्यादा दे पाएंगे। अब लोन ज्यादा अगर देंगे बैंक, तो डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ओके। अब जो 2 पॉइंट है वो थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, लाइक मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब क्या होता है क्लास, कि सलाह दी जाती है कि अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड हो, देखो आरबीआई सलाह देता है सारे के सारे कमर्शियल बैंक को, अभी मानना ना मानना बैंकों पे डिपेंड करता है, जनरली बैंक मना नहीं करते कमर्शियल बैंक की बात को। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, तो ये कहते हैं किसी को लोन मत दो एक्सेप्ट फार्मर्स। ऑलरेडी बहुत डिमांड कर रहे हैं लोग, फार्मर को तो मजबूरी देना पड़ेगा, तो अनाज की कमी पड़ जाएगी, लेकिन और किसी को आप लोन मत दो, है ना। अगर कंट्री में मंदी है, डेफिशिएंट डिमांड, तो इजी लोन प्रोसेस टू ऑल, आप सबके लिए लोन प्रोसेस जो है आप आसान रखो। तो इन्फ्लेशन में आप किसी को लोन मत दो, डिफ्लेशन में आप सबको लोन दो, कुल मिला के ये बात, ये मतलब, राइट। तीसरा है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, आप इसे सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर भी कह सकते हो, सिलेक्टिव कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है ना, अगर कंट्री मान लो एक्सेस डिमांड है, तो लिमिट ऑफ क्रेडिट इज एक्सरसाइज्ड, लिमिट ऑफ क्रेडिट इज एक्सरसाइज्ड। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है ना, तो क्रेडिट की लिमिट लगा दी जाती है कि भैया आपको इससे ज्यादा उधार नहीं मिलेगा, लिमिट लगा दी जाती है। कोशिश करते हैं, देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सिस डिमांड में हमेशा मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आरबीआई द्वारा, और डिफ्लेशन के अंदर मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है। कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में
लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए ताकि वो डिमांड ज़्यादा करें, लिमिट इज क्लास लिबरलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ऐसा कह दो नो लिमिट्स, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं लगाई जाती, आपको जितना पैसा चाहिए आप उतना पैसा उधार ले लो और डिमांड करो, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। इस तरीके से हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं देश के अंदर। अगर तुम डिमांड करोगे, तुम खर्चा करोगे, तुम्हारा खर्चा किसी की इनकम बनेगी, तभी तो वो खर्च करेगा, क्योंकि उसकी इनकम बनी, फिर उसका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी और रोटेशन में चलता रहेगा। कोविड हुआ था, किसी के पास पैसा नहीं था, मेरे को जहाँ से मिलने वाला था मुझे नहीं मिला, मुझे जिसे देना था मैं उसे नहीं दे पाया, उसको आगे जिसको देना था वो उसको नहीं दे पाया। और जब पैसा आता है तो इसी तरीके से आता है, मेरे को कोई पेमेंट करता है तो मैं किसी को करता हूँ, वो किसी को करता है, तो सबके पास देश में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमने पढ़े क्लास इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के सारे 4 के 4 मॉनेटरी, सॉरी 7 के 7 मॉनेटरी, 2 फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी में क्लास यहाँ पे 7 पॉइंट हैं, जहाँ पे 4 क्वांटिटेटिव और 3 क्वालिटेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। सिलेक्टिव एरिया में अप्लाई होता है, सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, सिलेक्टिव जगह, सिलेक्टिव लोगों पे, सिलेक्टिव जगह इसे अप्लाई किया जाता है, ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? अच्छा, एक मुझे बात बताओ, अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग बाहर कंट्री से आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हम में से ही कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कल को बिजनेसमैन बनेंगे, इन्वेस्टर्स बनेंगे, बाहर से कंट्री में इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे लोग, तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगी? लोगों की इनकम बढ़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर शहर में ज़्यादा मकान बनने लगे, ज़्यादा रास्ता बनने लगे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब ज़्यादा बनने लगेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी, क्योंकि भाई उसके लिए लोगों को काम मिलेगा ना, कम करने के लिए। भाई हाईवे बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, तो कुछ लोग ही तो करेंगे, उसको एक इंसान थोड़ी कर लेगा, पैसा एक इंसान लगा सकता है, काम करने वाले हजारों लोग होंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। अच्छा, उन लोगों को जब रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं उसमें लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, अगर उनको रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगा उनको, तो वो कंजप्शन करेंगे। भाई अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, और उनका जो कंजप्शन है वो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम। इस तरीके से पूरा फिर कंजप्शन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, रोटेट होता चला जाएगा, और एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ा उससे इनकम जो है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। जो चीज़ मल्टीपल टाइम बढ़ती है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। ऐसे ही सेम आपने डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर पढ़ा होगा मनी बैंकिंग चैप्टर के अंदर, राइट। सो इट मेजर्स, ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये मेजर करता है कि चेंज कितना आया इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ेगा? वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन इनकम इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगा। द नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर। इट इज डिनोटेड बाई के। इसको के से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, दैट इज 1/MPS, या आप कह सकते हो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, और इसका आंसर आता है इन टाइम्स। तो कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। के क्या होता है क्लास? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज आया तो इनकम में कितना चेंज आएगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इसलिए इसका आंसर टाइम्स में आता है। अच्छा, के का फॉर्मूला 1/MPS है। अगर कोई बच्चा MPS के बदले ये लिखना चाहे 1 - MPC तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। के का फॉर्मूला 1/MPS का हो या के इक्वल टू 1/1 - MPC, बात बराबर है। और के की जो मिनिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे भी देखो आप, के की जो वैल्यू है 1 to इन्फिनिटी होती है। जो के की वैल्यू होती है वो होती है क्लास 1 to इन्फिनिटी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे ये 1 to इन्फिनिटी होती है। बट आप मुझे बताओ, क्या आपको मल्टीप्लायर समझ में आ गया कि अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, जो कि मल्टीपल टाइम होगा, कई गुना होगा। उसी चीज को क्लास हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, विच इज डिनोटेड बाई के। फॉर्मूला है 1/MPS या 1/1 - MPC, क्योंकि MPS को लिख सकते हैं 1 - MPC, और के का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन
डेल्टा आई, कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में चेंज कितना आएगा, कितने गुना चेंज आएगा, राइट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो के का फॉर्मूला है वो है 1/MPS। तो MPS की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। भाई MPS 0 to 1 लाइक करता है, MPC भी 0 to 1 लाइक करता है, ये बात पता है आपको, राइट। तो अगर MPS को 0 रख देंगे तो 1/0 के क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। अगर MPS को 1 रख देंगे तो 1/1 के कितना आएगा, 1। सो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो के की वैल्यू जो है वो 1 to इन्फिनिटी रहेगी। जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 लाइज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। बात समझ आ गई क्लास यहाँ पे। तो मल्टीप्लायर आपको समझा दिया मैंने, मीनिंग, फॉर्मूला हमने बात कर लिया, वैल्यू की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्लास इसके प्रूफ करेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है जिससे भी क्लास क्वेश्चन पूछा जाता है। सो के को के डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर, फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या 1/MPS कह लो, या 1/1 - MPC कह लो। काफी सारे न्यूमेरिकल बनेंगे अगले पार्ट में, ध्यान रखना। डेल्टा वाई मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई, y2 - y1। डेल्टा आई का मतलब I2 - I1, मतलब देश में अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आती है तो ये अच्छी बात है, उससे देश में इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मल्टीप्लायर। मैक्सिमम वैल्यू जो है इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी। MPC MPS की वैल्यू 0 to 1, ध्यान रखना, MPC और MPS की वैल्यू 0 to 1, बट के की वैल्यू जो होगी वो 1 to इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ एक हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन MPC के, MPS के, MPC एंड MPC, मतलब इन सबका रिलेशनशिप क्या है। तो यार देखो, अब इस पूरे चार्ट को ना मैं खुद तुम्हें बना के दिखाऊंगा तो तुम बेहतर समझ पाओगे कि ये क्या रिलेशनशिप है। तो मैं एक काम करता हूँ, MPC, यहाँ पे MPS और यहाँ पे K। अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे MPC MPS का और K का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 0.1 0.25 0.4 4 नहीं क्लास 5 ले लो, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 0.4 की जगह 0.5 0.75 और ये मान लो क्लास 1, ठीक है। और इससे पहले भी हम 0 मान सकते थे ना एक को, तो एक काम करते हैं, यहाँ ले लो 0 फिर लिखो 0.1, ठीक है, ये हो गया। तो अगर MPC मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया, बढ़ाता हुआ इंक्रीज करता हुआ ले लिया है, तो MPS तो हम निकाल ही लेंगे, दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है। एक 0 है दूसरा 1, एक 0.1 दूसरा 0.9, एक 0.25 दूसरा 0.75, एक 0.5 दूसरा 0.5, एक 0.75 दूसरा 0.25, एक 1 और एक 0, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा क्लास, 1 के बराबर आएगा। यानी कि MPC और MPS तुम्हें दोनों दे रखा है, दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों को मिलाओगे तो 1 के बराबर आएगा। अब हम निकालते हैं क्लास मल्टीप्लायर, जो K है मल्टीप्लायर है, उसका फॉर्मूला क्या है क्लास, 1/MPS। मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, 1/MPS। तो 1/1 कितना आएगा, 1। 1/0.9 कितना आएगा, 1/MPS है ना, डिवाइड देना पड़ेगा। एक बार देखो सब बच्चे डिवाइड देके, 1/0.9, 1 डिवाइड बाई 0.9 दैट इज 1.11, 1 डिवाइड बाई 0.75 दैट इज 1.33, 1 डिवाइड बाई 0.5 तो ये आएगा 2, 1 डिवाइड बाई 0.25 दैट इज 4, 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने सारी चीजें क्लास देखो यहाँ पे रख ली। अब रिलेशनशिप तुम्हारे हाथ में है, पेपर में रिलेशनशिप पूछेगा प्रूफ करने के लिए, देखो 1 नंबर में पूछेगा तो सीधे कंक्लूजन बताओगे, लेकिन अगर 3 नंबर का पूछता है तो आप ऐसे इसे पूरा एग्जाम्पल लेके समझाओगे कि MPC अगर बढ़ रहा है तो MPS घट रहा है। सो इससे क्लियर हो गया कि MPC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MPS है। MPC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MPS। MPC अगर बढ़ेगा तो MPS घटेगा, MPC अगर घटेगा तो MPS बढ़ेगा। यानी कि MPC और MPS में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब इसके बाद दूसरी बात, MPC जो है वो बढ़ रहा है, देखो 0.1 0.2, और K जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो MPC बढ़ रहा है तो K बढ़ रहा है, यानी कि MPC का डायरेक्टली रिलेशनशिप है K के साथ। MPC इज डायरेक्टली रिलेटेड टू K।
तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब MPS क्या हो रहा है, घट रहा है, 0.1 0.9 0.75 0.5 0.25 घटते जा रहा है, और K क्या हो रहा है क्लास, बढ़ते चले जा रहा है। तो इससे क्या हो गया कि MPS जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू K। तो MPC का और K का सीधा सीधा रिलेशनशिप है, बाकी MPS और K का उल्टा है। MPC का MPS के साथ तो उल्टा है ही, आप जानते हो, दोनों को मिलाकर 1 आता है, तो एक ज्यादा होगा तो पक्की बात है दूसरा कम होगा। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन MPC MPS और MPC के और MPS के, ये आप ध्यान रखना। अब चलते हैं क्लासेस के, एक क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में आ जाता है, ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया तो 6 नंबर में आ जाता है। ये कंक्लूजन लिखा है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS एज द वैल्यू ऑफ MPC इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ MPS डिक्रीजेज, जैसा हमने देखा था अभी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPS, मल्टीप्लायर यानी K का और MPS का इनवर्स रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। नोट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये नोट मिल जाएगा, और क्लास आपको ये नोट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा। बेहतर है आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, सुनील पांडा के नाम से, वहाँ अपडेट आता रहता है। बाकी आज हमने जो भी कुछ पढ़ा उसकी रिगार्डिंग कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो भी क्लास आप आराम से कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास सुनील पांडा ऑफिशियल सर्च करके इंस्टाग्राम पे जाके क्लास आप क्वेश्चन देख सकते हो, स्टोरीज के फॉर्म में वहाँ से क्वेश्चन मिलता है, सो दैट आप पुरानी चीजों को साथ साथ में रिवीजन भी करते चलो। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल। कई बार 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग दिखाओ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो यार देखो, काम सिंपली ऐसे करता है कि अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगी तो एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। अब लोग एक्स्ट्रा कमाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, और एक का खर्चा दूसरे की इनकम। तो इसने खर्च किया, इसकी इनकम बनी, और इसकी इनकम बनी तो ये भी खर्च करेगा। अब इसका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, और तुम ऐसा देखोगे कि इन्वेस्टमेंट के एक बार बढ़ने से इकोनॉमी में इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसकी वर्किंग के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, प्रोसेस समझा दिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम। अब इस चीज को इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं बड़े ध्यान से, और तुम्हारे सबके लिए एक होमवर्क दूंगा मैं जो तुम सबको घर पे करना है। वो क्या रहेगा क्लास, कि आप इसमें नंबर को चेंज करोगे, ठीक है, मैं आपको नंबर चेंज करके दूंगा, और आप इसी तरीके से एक टेबल बनाओगे और इस टेबल को फिल करोगे, राइट। और न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम करेंगे तब हम क्लास इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलो, सबसे पहला काम, तो हमने एक अज्यूम कर लिया कि कंट्री में MPC 0.8 है, यानी 80%। पूरा देश अपनी इनकम का 80% खर्च करता है और 20% बचा लेता है। ये पूरी इकोनॉमी की है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो पूरी इकोनॉमी का है 0.8, ठीक है। अलग अलग राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और ऑल अदर राउंड 4 5, जितने भी राउंड बनते हैं वो सब इसके अंदर आ गया। हमने सबसे पहले क्या लिया कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ गया। देश के अंदर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। MPC 0.8 है। बस ये 2 इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है और कुछ भी नहीं। कंट्री के अंदर MPC है आपका 0.8 और इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया है क्लास, आप मुझे बताओ। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 100 करोड़ से। कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। MPC है 0.8, राइट। अब इंक्रीज इन इनकम, देखो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ने से 100 करोड़ की इनकम भी इंक्रीज होगी पहले राउंड में। अब अगर इनकम 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, यानी कि डेल्टा वाई अगर 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है तो कंजप्शन 80%। अब 100 का 80% तो 80 हो गया, तो कंजप्शन कितने से बढ़ गया है क्लास, मुझे बताओ, 80 करोड़ से। तो इनकम अगर 100 करोड़ से बढ़ रहा है तो कंजप्शन बढ़ गया 80%, यानी कि 80 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 करोड़ से, इनकम बढ़ा भी 100 करोड़ से, पहले राउंड में सेम रहता है। अब 100 करोड़ जिसने कमाया वो सारा थोड़ी खर्च कर लेंगे, MPC तो 80% है, तो उन्होंने 80 करोड़ जो है कंजप्शन पे खर्च कर दिया। अब इन्होंने जो खर्च किया है फर्स्ट राउंड में इनके लिए खर्चा है, लेकिन सेकेंड राउंड में वही चीज इनके लिए क्या है, इनकम है। फर्स्ट राउंड में आपका इन्वेस्टमेंट इनकम के बराबर है। सेकेंड राउंड में जो आपने फर्स्ट राउंड में खर्चा किया था, इनके लिए जो खर्चा है वो दूसरे राउंड में अगले पर्सन के लिए क्या होगा, इनकम। भाई मेरे लिए जो खर्चा है, मैंने 80 रुपए खर्च किया कहीं पे, तो मेरे लिए खर्चा, उसके लिए तो इनकम मैंने इस पर खर्च किया मैंने, तो 80 हो गया। फिर ये इंसान क्या करेगा, 80 कमा के खुश होगा, लेकिन 80% ही खर्च करेगा, विच इज 64। इसके लिए चेंज इन कंजप्शन कितना है क्लास, 64। थर्ड राउंड में ये क्या बन जाएगा क्लास, चेंज इन इनकम।
फिर ये 64 का 80% विच इज 51.20 खर्च करेगा और ये प्रोसेस फिर ये इनकम बनेगा जो चलता चला जाएगा। लेकिन लास्ट में तुम देखोगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 100 करोड़, लेकिन इनकम जो है लास्ट में देखोगे 500 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी। अब ये कैसे हुआ मेरी बात समझना, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है 100 करोड़ से, एमपीसी कितना है 0.8, तो एमपीएस कितना होगा सर 0.2। के का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या बताया था 1/MPS 1/0.2 विच इज 5 टाइम्स। यानी कि तुम 100 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे तो इनकम कितने से बढ़ जाएगा क्लास 500 करोड़ से, यानी कि 5 गुना। ये 500 करोड़ तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता तो तुम्हारे पास के आ चुका है। के का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के तो 5 है, डेल्टा वाई तुमने अभी निकाला, डेल्टा आई तुमने निकाला है 100, तो डेल्टा वाई तुम्हें निकालना है। तो इनकम में कितना चेंज आएगा 500 करोड़ का, यानी कि 5 गुना। तो अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे तो जो इनकम है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 500 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगा। और यही क्लास हमने यहाँ दिखाया है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, एमपीसी 0.8 तो एमपीएस 0.2, तो के जो आएगा 5 टाइम्स आएगा, तो 5 गुना, 100 का 5 गुना कितना हो गया 500, और 500 का 80% कितना हो गया 400। अब जो ऑल अदर राउंड है, ऑल अदर राउंड, उसमें आप क्या लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। तो ऑल अदर राउंड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये 500 में से आप इसे घटा दो, ये बैलेंस आ जाएगा 256, और ये 400 में से इससे घटा दो तो ये बैलेंस आएगा 204.80। और ये ऑल अदर राउंड है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जितने भी नीचे राउंड बनेंगे ना सबका सम है। तो ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो आपने देखा 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ी और इनकम बढ़ गया 500 करोड़ से, कि एक इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो कंजप्शन बढ़ाएगा, उसका खर्चा किसी और की इनकम, और ये प्रोसेस आगे तक चलता चला जाएगा, राइट। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं जो तुम्हें करना है। क्या तुम इस सिचुएशन में एमपीसी लेके चलो 0.9, ठीक है, अच्छा 0.75 ले लो, चलो एमपीसी ले लो 0.75, ठीक है 0.75, और जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है क्लास 500 करोड़ से। तो तुम्हें हिसाब लगाना है कि ये पूरा ये लिख लो आप, और टेबल जैसा मैंने बताया वैसा बना लेना। के तुम निकाल लेना क्लास, यहाँ पे एमपीसी 0.75 है तो के कितना आएगा 4 टाइम्स, के 4 टाइम्स, और डेल्टा आई 500 है तो 2000 करोड़ से इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से बढ़ने से। तुम पूरा टेबल बनाओगे, पहला कॉलम तुम बनाओगे राउंड, राउंड के बाद तुम बनाओगे क्लास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, फिर चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन, और अज्यूम मैंने एमपीसी आपको बता दिया 0.75, ठीक है। चलो तो बस यही चीज लिखी हुई है। द अबव टेबल क्लियरली शोज दैट इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, जिसकी वजह से क्लास एडिशनल इंक्रीज इन इनकम जो है वो 500 करोड़ से हो गया। ये फॉर्मूला है क्लास 5 टाइम्स जो मैंने तुमको अभी दिखाया था। इसके अलावा 4 आइटम है जो तुम्हें क्लास कई बार वर्ड यूज किया जाता है, एक्स एंटी सेविंग्स, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। देखो एक्स एंटी का मतलब क्या है कि आपने कितना प्लान किया है, तो एक्स एंटी सेविंग्स का मतलब है इकोनॉमी में प्लान सेविंग कितनी है, कितना सोचा है कि अपकमिंग ईयर में कितनी सेविंग होगी इकोनॉमी के अंदर। इट रेफर्स टू प्लान सेविंग इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, पूरे साल भर में जो प्लान सेविंग है वो। और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इट रेफर्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग मतलब प्लान सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अच्छा अगला क्या है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटी मतलब प्लान, कितना आपने प्लान किया है। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है क्लास की एक्चुअल। सो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी की है वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। और एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग। तो एक्स पोस्ट सेविंग एक्चुअल सेविंग, एक्स एंटी सेविंग प्लान सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट। ओके, अब बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं बजट, व्हाई गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट, सरकार को ये बजट बनाने की जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक कहानी दे देगा आपको, बोलेगा बताओ कि ये कौन सा
पॉइंट कौन सा ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा आता। सो बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक कागज पे लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी भी कंट्री का बजट जब आता है ना, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। जो शेयर मार्केट के थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता होगा जब बजट आता है किसी भी कंट्री का, तो शेयर मार्केट में क्लास अप एंड डाउन पॉइंट, सेंसेक्स निफ्टी में पॉइंट अप एंड डाउन हो जाते हैं, डिपेंड करता है कैसा बजट। अगर बजट अच्छा है तो शेयर मार्केट अप होगा, बजट खराब है तो शेयर मार्केट डाउन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव ओवर द टाइम। तो सरकार क्लास आगे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, सरकार का क्या मोटो है, सरकार कहाँ प्रायोरिटी दे रही है, सारी चीजें क्लास सरकार के बजट से शो हो जाता है। सो बजट क्लास सरकार की नीतियों का एक रिफ्लेक्शन है। अगर एग्जांपल सरकार दबादब टैक्स बढ़ाई जा रही है सबके ऊपर, तो मतलब सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं चल रहा है, सरकार काम अच्छे से नहीं कर पा रही, खर्चा सरकार का बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार को जनता पे टैक्स का बोझ डालना पड़ रहा है। जैसे हाल ही फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो अनाज है, जो फूड आइटम है क्लास, अनाज है, आटा है, चावल है, उन पे भी सरकार ने जीएसटी लगा दिया कि आप एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब एक लिमिट तो नहीं कहेंगे क्लास, मतलब कि जो छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उन सब के ऊपर क्लास सरकार ने बढ़ा दिया क्लास टैक्सेस, बजट जीएसटी लगा दिया। तो यार अब ये इससे क्या होगा, अनाज भी महंगा हो जाएगा, गरीबों को भी दिक्कत होगी उससे। बट सरकार को क्या चाहिए, रेवेन्यू। सरकार को पता है कि यार ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, इनमें तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। सो बजट बनाने के 4 ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3 4। तुम्हें 4 के 4 आज मैं याद करा दूंगा, मेरी गारंटी। वीडियो एंड तक देखना, अगर तुम्हें ना याद हो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, बट भरोसा रखो एंड तक क्लास डिसलाइक करने की नौबत नहीं आएगी, तुम्हें याद हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सबसे पहला पॉइंट है एम, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हमारी कंट्री में ढेरों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, चाहे वो रेलवे हो, पावर प्लांट हो, बैंक्स हो, या क्लास अदर इंस्टीट्यूशन हो, सरकारी कंपनीज हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंचरत्न, नवरत्न है ना, महारत्न। तो ऐसी क्लास बहुत सारी क्लास कंपनियां हैं जो कि क्लास सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो जब भी हर साल बजट बनता है तो सरकार देखती है क्या वो कंपनी रियली में सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, वो भलाई का काम कर रही है जिसके लिए उसको बनाया गया है। सरकार उसको हर साल इतना पैसा देती है, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे सरकार उनका क्या कर देती है, प्राइवेटाइजेशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच आर established and managed for social welfare of the public. Budget is prepared with the objective of making various provision for managing such enterprises and providing them financial help. अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनका फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा उनको, लेकिन अगर अच्छे से काम वो नहीं कर रहे तो सरकार क्या कर देगी क्लास, उनका प्राइवेटाइजेशन। However, in case public sector enterprises are showing inefficiency and losses, the government may plan their privatization. सरकार क्या करेगी, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी। प्राइवेट सेक्टर को बेचने का मतलब क्या है क्लास, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। अब उसके मालिक प्राइवेट ओनर होंगे तो वो चलाएंगे इसको, और उनका मोटो क्या होता है पता है आपको, प्रॉफिट मेकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेकेंड जो पॉइंट है क्लास वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री में अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग, सप्लाई कम है, तो कंट्री में प्राइसेस बढ़ता चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और कंट्री में अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस घटेगा, इसको बोलते हैं क्लास डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने बैंकिंग के अंदर भी आपको पढ़ा रखा है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस का बढ़ना भी अच्छा नहीं है। प्राइस डाउन होने का मतलब वो सामान की लोग डिमांड नहीं कर रहे, उस सामान को बनाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगारी होगी तो इकोनॉमी में वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये दोनों को कंट्रोल करना है, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करने का जिम्मा गवर्नमेंट का है। तो सरकार अपनी बजट में इस बात का ध्यान रखती है कि यार कंट्री में बहुत ज्यादा महंगाई या मंदी ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव of the budget is to bring stability in economy. इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आना, स्टेबल, स्थिरता लेके आना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी सरकार का है। इन कंट्रोल फ्लक्चुएशन, आप लोगों को ये भी पता होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने का काम आरबीआई का भी है, और आरबीआई की एक पॉलिसी है जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप उस पॉलिसी का नाम बताओ। It control fluctuations in general price level through taxes and subsidies and government expenditure. सरकार टैक्स,
सब्सिडी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों का यूज करके कंट्री में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना रहे। तो पहला था मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एम, दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार कैसे करती है क्लास? सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार की पॉलिसी है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, उम्मीद है आपने कमेंट में लिख लिया होगा अब तक, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, अगर कंटिन्यू प्राइस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देती है। ध्यान समझना क्लास, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, ठीक है, एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी, देखो ये रहा, और सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? सरकार चाहती है कि ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग तो और ज़्यादा पैसा लो जनता से, ताकि क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। भाई अगर डिमांड ज़्यादा है और टैक्स आप बढ़ा दोगे तो प्राइस और बढ़ जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, राइट। और इवन सरकार अपने खर्चे कम करेगी, सरकार अपने खर्चे, देखो सरकार का खर्चा जनता की इनकम, सरकार का खर्चा जनता की इनकम, तो सरकार खर्चा कम करेगी, जनता की इनकम कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। और व्हेन देयर इज डिफ्लेशन एंड कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइस, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्सेस, तो सरकार टैक्स रेट कम कर देती है। और क्लास ग्रांट सब्सिडी, सब्सिडी ग्रांट करती है और स्पेंडिंग भी सरकार अपनी बढ़ा देती है। तो अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे तो सरकार सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज क्लास डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है और ये चीज है क्लास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सरकार दोनों को कंट्रोल करती है अगर कंट्री में कोई भी सिचुएशन आता है तो, ताकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे, डिमांड ज्यादा ना हो और सप्लाई भी ज्यादा ना हो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मुझे बताओ? मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोग जो है नेशनल इनकम में सिर्फ इतना सा कंट्रीब्यूट करते हैं और 10% लोग नेशनल इनकम में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अगर देश में 100 लोग हैं तो 10 लोगों के पास सिर्फ 5 रुपए की, 10 रुपए की या 5 रुपए की इनकम है, और 90 लोगों के पास जो इनकम है, सॉरी, अगर देश में 100 लोग हैं तो 10 लोगों के पास जो इनकम है वो 90% इनकम है, और जो 90% लोग हैं इनके पास सिर्फ 10% की इनकम है। तो जो गरीब है इतने सारे हैं, लेकिन उन सबकी कमाई को जोड़ दिया जाए तो इतना सा पैसा, अमीर थोड़े से हैं लेकिन इनकी कमाई को जोड़ दिया जाए तो इतना सारा पैसा। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, और हमें क्लास इनकम इक्वालिटी लेके आना पड़ेगा। गरीब अमीर के बीच का फासला होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई रोज 100 करोड़ कमा रहा है और कोई क्लास एक दिन में 40 रुपए भी नहीं कमा पा रहा अपने खाने पीने की पूर्ति को पूरा करने के लिए। इतना बड़ा भेदभाव हमारे देश में क्यों है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लास, अगर मैं इस कंटेक्स्ट से हट के बात करूं तो इनकम इनइक्वालिटी है। हमारी कंट्री में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। इसीलिए सरकार बजट में टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाती है, गरीबों को छूट दी जाती है, अमीरों पे नए नए प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे लग्जरी टैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेस, ताकि अमीर की इनकम थोड़ी कम हो जाए। सरकार अमीरों से टैक्स वसूलेगी, अमीर की इनकम थोड़ी कम होगी, और गरीबों को उसका क्लास बेनिफिट देगी, तो गरीब की इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अमीर की इनकम आपने थोड़ी कम की, गरीब की इनकम आपने बढ़ाया, तो क्लास आप दोनों के बीच का जो गैप है, भेदभाव है, उसे पूरा कर सकते हो। सरकारी स्कूल, सड़क, क्लास सरकारी हॉस्पिटल, इन सब में, इन सबको चलाने के लिए सरकार को खर्चा चाहिए, तो अमीरों से टैक्स के रूप में इसे वसूला जाता है। सो इट मींस रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन द इनकम एंड वेल्थ थ्रू द पॉलिसी, गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इक्विटी। तो इनकम और वेल्थ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसान, अभी हाल फिलहाल में क्लास एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो पकड़े गए हैं, उनका करोड़ों को अरबों का घर है उनका, राइट। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि उनका मतलब करोड़ों का घर है, मतलब पता नहीं कितने करोड़ों का घर है, और उनकी सैलरी क्लास लगभग मान लो 60,000 है। अगर किसी की सैलरी 60,000 एक महीने की है तो साल भर की कितनी क्लास होगी? 7,20,000, है ना। 12 छिक्के 72 ना, 7,20,000 उसकी एक साल की सैलरी है। अगर वो 10 साल भी काम करता है तो 72 लाख, राइट। अगर वो 20 साल काम करता है, या मान लो 50 साल भी काम करता है, 100 साल भी काम, अगर वो 100 साल तो मतलब ही नहीं बनता, फिर भी अगर कोई 100 साल भी काम करेगा तो भी वो इतना पैसा नहीं जुटा पाएगा कि क्लास वो अपना 100 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी संपत्ति जमा ले। तो इतना पैसा क्यों? मतलब आपकी इनकम है थोड़ी सी
और आपकी वेल्थ है इतनी ज़्यादा, तो इनकम तो थोड़ी सी है, तो इतना ज़्यादा वेल्थ कैसे आया? तो पक्की बात है आपने घूस लिया होगा, ब्लैक मनी क्रिएट की होगी, कुछ ना कुछ घोटाला किया होगा। तो हमारी कंट्री में यही है, सैलरी थोड़ी सी होती है नेताओं की, लेकिन संपत्ति देखो, आप भी देखो अपने गाँव में मुखिया हो, प्रधान हो, सैलरी थोड़ी सी है। अब देखो प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है, थोड़ी सी सैलरी, इतनी सारी प्रॉपर्टी, तो कहाँ से आया इतना सारा प्रॉपर्टी? जाहिर सी बात है क्लास, इतनी सारी प्रॉपर्टी में आपने ब्लैक मनी इकट्ठा किया होगा। सो टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडीज, गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। तो डिक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच, अमीरों की इनकम कम करने के लिए टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। जितना ज़्यादा तुम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, जहाँ पे टैक्स बढ़ता चला जाता है। जितना तुम ज़्यादा कमाओगे सरकार तुमसे उतना ज़्यादा टैक्स लेगी। पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट बजट। तो सरकार के बजट में ये सारी चीज़ें क्लास, टैक्स और वेलफेयर के थ्रू से, सब्सिडी देना वेलफेयर, टैक्स लगाना टैक्स, तो सरकार टैक्स और वेलफेयर एक्सपेंडिचर के थ्रू बजट में ये चीज़ दिखाती है। तो बजट बनाने के हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया। सबसे पहले मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, या रिड्यूस इनइक्वालिटीज को खत्म करना। ठीक है, लास्ट हमारे पास है ए से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्ट में मेरा याद कर लो। वैसे तो मीरा को आप कह सकते हो मीरा, लेकिन मीरा में डबल ई होता है, तो आप सिंगल ही समझ लेना क्लास, ये होता है मेरा। एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? जो सारी की सारी संपत्ति है, रिसोर्सेस जो है उसको किस तरीके से अलोकेट किया जाएगा। तो जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी हैजर्डस गुड्स कह लो, या सोशली डिस्टिंक्टेड गुड्स बनाती है जो समाज को खराब करता है, उन सब पे सरकार हैवी टैक्स लगाती है। और जो खादी का प्रोडक्ट बनाते हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए फूड आइटम बना रहे हैं क्लास, ऐसी कोई चीज़ जो जरूरी है, जिससे लोगों का अच्छा हो रहा है, हमारे इंडिया को ग्रोथ मिल रहा है, जिससे उससे क्लास सरकार क्या करती है? सब्सिडीज देती है। मतलब अगर मैं बीड़ी सिगरेट कंपनी खोलूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं खादी का काम करूंगा सरकार मुझे सब्सिडीज देगी, मेरा खर्चा बहुत कम होगा। थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं उन पे हैवी टैक्स, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं उन पे लो टैक्स। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ वेलफेयर। गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, तो उन कंपनी को सरकार टैक्स कंसेशन देती है, बिजली के बिल में छूट देती है, सस्ती जमीन उनको देती है, सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन गुड्स लाइक लिक्वर, दारू, बीड़ी, सिगरेट, tobacco, तंबाकू etc. through heavy taxation and encourage the use of खादी product by way of subsidies। तो खादी को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या देती है क्लास? सब्सिडीज देती है। तो ये 4 के 4 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर हम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की डिफरेंस की बात करें, जो कि पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मीनिंग लिखना है क्लास। ये वो रिसीट है जिससे कोई असेट सरकार की ना ही कम होती है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल रिसीट में कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। बार बार होने वाला है। रेकरिंग नेचर, ये कभी कभी होता है, सो नॉन रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसीट क्लास डेट क्रिएटिंग नहीं है, कोई कर्जा नहीं बनता इससे। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें, उसमें से 3 में से बोरोइंग जो है वो डेट को क्रिएट करता है। इसके एग्जाम्पल टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग। और रेवेन्यू सीट प्लस कैपिटल सीट जोड़ के आता है टोटल रिसीट। डिफरेंस की बात करें, ये वही मीनिंग को बताता है क्लास, जहाँ पे सरकार की ना ही कोई असेट बढ़ती है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। फ्री फंड का मतलब सरकार खर्चा तो हो गया, फ्री फंड खर्चा है, ना कुछ आया ना कोई लायबिलिटी कम हुई। लेकिन इसमें सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ सरकार के पास आ जाता है। ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है। ये जो खर्चा होता है क्लास, ये देश को चलाने के लिए खर्चा किया जाता है, लेकिन ये खर्चा होता है क्लास एसेट्स को बढ़ाने के लिए, देश के एसेट्स को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्शन का पैसा, डोनेशन, पेंशन, चैरिटी, सब खर्चा रेवेन्यू। लेकिन अगर मशीन खरीदा, स्कूल बनवाया, हॉस्टल बनवाया, इन्वेस्टमेंट किया, किसी को लोन रीपे कर दिया, लोन आपने लिया हुआ था, आपने उसको रीपे वापस कर दिया, इससे भी लायबिलिटी कम हो जाती है, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं क्लास इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी सप्लाई दोनों बराबर है। इस रेट को, ओ से लेकर आर तक ये जो रेट है, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वेयर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या? हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। $1 पहले था 50 रुपए का, अब उसी डॉलर के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डाउन हो गया। हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए पहले 50 देने पड़ते थे, अब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे अपनी करेंसी में। इसका मतलब हमारा जो रुपया है, हमारा जो ये करेंसी है, ये कमजोर हो गया, डेप्रीशिएट हो गया। इसी सेम सिचुएशन में लेकिन डॉलर एप्रिशिएट हो गया। पहले $1 से 50 रुपए
खरीद सकते थे, अब वो $1 70 खरीद रहे हैं, तो डॉलर और पावरफुल हो गया। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर मैं बात करूं क्यों ऐसा होता है, डेप्रिसिएशन के दो रीजन है। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम रेट है, अगर डिमांड बढ़ गया, अगर आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा दी, आपको ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए, तो नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट करेगा और इक्विलिब्रियम रेट ओ आर से ओ आर डैश हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है। पहला, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाया या आपने सप्लाई को कम कर दिया। कम मतलब पीछे, तो सप्लाई अगर कम हो गया, हमारे पास सप्लाई आ ही नहीं रहा डॉलर का, तो जाहिर सी बात है क्लास, रेट जो है वो बढ़ जाएगा। डिमांड अगर फॉरेन करेंसी की ज्यादा करोगे तो रेट बढ़ेगा, और सप्लाई कम करोगे तो भी रेट बढ़ेगा। ये दोनों रीजन है डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का। डायग्राम बना के एग्जामिनेशन में अच्छे से दिखाना अगर पूछता है तो। अब सवाल है इफेक्ट ऑन डेप्रीशिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सीधी सी बात है क्लास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान समझना क्लास। अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो इंपोर्ट्स कम होंगे। कैसे? $1 पहले 70 का था, अब $1 जो है 80 का हो गया। पहले वो $1 लेके आते थे, ₹70 का सामान लेके जाते थे, अब वो $1 लेके आएंगे, 80 का सामान लेके जाएंगे, यानी उनके लिए इंडिया से चीज़ों को खरीदना चीपर हो गया। इसकी वजह से क्लास हमारी सेल बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हम बाहर कंट्री को ज़्यादा बेचेंगे। क्यों? उनके लिए यहाँ से खरीदना सस्ता हो गया, तो वो ज़्यादा खरीद सकते हैं, हम ज़्यादा बेचेंगे। लेकिन इंपोर्ट कम हो जाएगा, पहले मुझे $70 चाहिए थे $1 का सामान खरीदने के लिए, अब मुझे 80 चाहिए $1 का सामान खरीदने के लिए, तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ मैं बाहर से खरीद सकूँ चीज़ों को, तो जो मेरा इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। $1 पहले $70 का था, अब $60 का हो गया। पहले मुझे $70 देने पड़ते थे, सेम डॉलर का सामान खरीदने के लिए मुझे $60 देने पड़ेंगे, रेट घट गया, यानी हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, हमारी कम करेंसी में उनका सेम क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी चीज़ को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। उनकी करेंसी कमजोर हो गई और हमारी करेंसी ताकतवर हो गई। इसके भी दो रीजन है, अगर सप्लाई बढ़ेगा या डिमांड घटेगा। तो अगर हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो आप पहले मेन डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम का, फिर सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ेगा तो नया पॉइंट क्या आएगा, तो आप देखोगे इक्विलिब्रियम रेट नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए। या अगर डिमांड पीछे चला जाए, अगर डिमांड पीछे की तरफ आ गया तो भी देखो ये क्लास नीचे आ गया, यानी कि अगर डिमांड कम हो जाएगा या सप्लाई बढ़ जाएगा, ये रीजन बनता है क्लास किसका, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता था और इंपोर्ट घटता था, यहाँ एक्सपोर्ट घटेगा इंपोर्ट बढ़ेगा। क्यों क्लास, अब हम लोग ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। $1 60 का था, अब 50 का हो गया, यानी हम $50 में $1 का सामान खरीद सकते हैं, तो हम ज़्यादा बाहर से खरीदेंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन वो लोग हमारे यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, सबसे पहला है करंट अकाउंट इन बीओपी और दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। दोनों के कंपोनेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट इन बीओपी की, ये वो अकाउंट है जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है तीन चीजों का। सबसे पहला है गुड्स, दूसरा है सर्विसेज, तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये तीनों चीज हम उनको दे रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। ध्यान रखना, करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट डोनेशन लिया, चैरिटी लिया या गिफ्ट डोनेशन चैरिटी दिया, वो सब आएगा करंट अकाउंट में। जबकि बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट, ये सब चीजें करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। एक एक करके स्टडी करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स तो आपको पता ही है, टेंजिबल आइटम, जितना भी सामान हम बाहर बेच रहे हैं या बाहर से खरीद रहे हैं, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उन सबको बोलते हैं क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। ध्यान से समझना, जितना भी एक्सपोर्ट हम करते हैं वो प्लस आइटम है, प्लस आइटम को क्रेडिट आइटम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगा। क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम, जितना भी इंपोर्ट करेंगे गुड्स का उसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम। ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो आपका प्लस आइटम है, क्रेडिट आइटम है, सॉरी एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस आइटम है, डेबिट आइटम है। ध्यान रखना, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जाता है तो माइनस आइटम, और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा तो प्लस आइटम। दूसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हमने बाहर से ली है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने बाहर से सेवाएं ली हैं, हमने बाहर से सर्विसेज को इंपोर्ट किया, खरीदा है, तो वो माइनस आइटम है, यानी कि डेबिट आइटम है। माइनस आइटम या डेबिट आइटम, क्यों? क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी देश से बाहर चला जाता है। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज
हमने कोई भी सर्विसेज दी है बाहर वालों को, बैंकिंग, शिपिंग, टीचिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, कोई भी सर्विस हमने दी है तो वो प्लस आइटम है, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आता है। प्लस आइटम को ही क्रेडिट आइटम, माइनस को डेबिट आइटम बोलते हैं। सर्विसेज दो तरह की होती है, फैक्टर और नॉन फैक्टर। मैं काम कर रहा हूँ बाहर जाके कंपनी में, फैक्टर सर्विसेज है, लेकिन मेरी गाड़ी चल रही है और गाड़ी में लोग काम, ड्राइवर चला रहा है, मुझे पैसे कमा के दे रहा है मेरी गाड़ी का, मेरी मशीन का, उसे बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। मेरे जहाज चल रहे हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज, लेकिन मैं खुद कहीं जाके काम करके आता हूँ, फैक्टर सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज हो, इंपोर्ट किया है तो माइनस आइटम, एक्सपोर्ट किया है प्लस आइटम, सेम टू सेम गुड्स जैसा। तीसरा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। गिफ्ट रिसीव्ड अगर मिल गया तो प्लस आइटम यानी कि क्रेडिट, और गिफ्ट टू अदर्स, ठीक है, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया तो उसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम। तो मिला, आया, प्लस आइटम, दिया गया, माइनस आइटम। गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, करंट अकाउंट कंपोनेंट है। ये तीन कंपोनेंट भूलना मत, बहुत बार पूछा आता है एग्जामिनेशन में, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसके अंदर भी कुछ चीजें रिकॉर्ड होती है। इसके अंदर तीन चीजें, पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है क्लास बोरोइंग्स, तीसरा है क्लास कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखना क्लास, तीसरा जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सरकार कुछ रिजर्व बना के चलती है, वो सारी चीजें। यानी कि इन बीओपी यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड किया था, ऑल सच ट्रांजैक्शंस रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री और बाहर सारे सारे देशों में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज करते हैं, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज करते हैं, वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान सुनना, इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, और जिस असेट पे इन्वेस्टमेंट होता है उस असेट पे कंट्रोल अगर उनका है, लाइक रतन टाटा ने बाहर अगर इन्वेस्टमेंट किया, जैगुआर को खरीद लिया, लैंड रोवर को खरीद लिया, तो उस गाड़ी पे कंट्रोल रतन टाटा का है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो सिक्योरिटी के प्राइस जो है उस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बाहर कंट्री से इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम, ठीक है, और अगर हमने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया यानी कि पैसा चला गया, उसको बोलते हैं क्लास माइनस आइटम। ध्यान रखना, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम, गया तो माइनस आइटम। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आया है तो प्लस आइटम, टू अब्रॉड, बाहर को आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया है तो उसे बोलते हैं क्लास माइनस आइटम। दूसरा है बोरोइंग्स, लोन टेकन। ध्यान रखना, किसी से भी लिया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो क्लास, चाहे वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया हो, लोन टेकन प्लस या क्रेडिट आइटम। लोन गिवन, अगर आपने लोन दिया है तो पैसा जाएगा, माइनस या, बस इतना देखना है, फॉरेन करेंसी आता है तो प्लस आइटम, फॉरेन करेंसी जाता है तो माइनस आइटम। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कभी भी क्लास अगर विड्रॉ करते हैं, हमारी कंट्री में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है। अगर हम वहां से विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाल रहे हैं पैसा, तो वो प्लस आइटम है, यानी कि क्रेडिट आइटम है, देश के अंदर पैसा आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जस्ट लाइक अ गुल्लक, गुल्लक से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा आ रहा है, जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट, ठीक है, या एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम ऐड कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, माइनस या डेबिट आइटम, क्योंकि पैसा चला गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ करेंगे तो प्लस आइटम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन करेंगे, डालेंगे तो माइनस आइटम ना। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन की जा रही है, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे करंट नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का, वो सब का सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होता है। मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है, ये सबसे पहले लिखा जाता है, अबव द लाइन आइटम होता है, और ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, जितना ट्रांजैक्शन करना है करो। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बराबर नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिसइक्विलिब्रियम में है, तो उसे बराबर करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं कैपिटल नेचर के ही होते हैं क्लास, और बाद में लिखे जाते हैं बिलो द लाइन आइटम, उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जो हमेशा ऑटोनोमस पे डिपेंड करेगा। एकोमोडेटिंग ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है डिपेंडेंट इन नेचर। तो फाइनली क्लास इसके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंप्लीट रिवीजन हो गया है। उम्मीद है क्लास हर एक चीज इसके अंदर मैंने अच्छे से आपको रिवीजन करा दी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में जरूर मुझे बताना कैसा लगा ये आपको, अच्छे से चैप्टर रिवीजन हुआ कि नहीं।